Hello, my dear students. How are you? I hope you all are good. Today, we will learn about growing plants. Today, we are discuss the importance of plant and how can we grow a plant with different methods. So, we will understand the different parts of a seed and describe the germination of seed also. Today we will discuss about then what is a dispersal of seed and also the different practices of agriculture and different steps in agriculture related to a crop. As you all know very well, plants form a major part of our environment. We all depend on plants to survive. They help us in many ways. They give us food to eat, medicines to cure, oxygen to breathe, and fibers for cloth. Therefore, plants are called our green friends. We cannot live without friends. You know, we cannot live without friends. We can live without friends. Yes, but we cannot live without plants. And plants is our green friends. Later we will discuss about it. So we must grow more and more plants and should take care of them. More plants would mean a continuous supply of plant products to meet our needs. हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लांट से मिलकर बना होता है. इसलिए भी हम सभी और हमारा जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर करता है. पेड़ पौधे हमारी विभिन्न तरीके से विभिन्न रूप में सहायता करते हैं. पेड़ पौधों से हमें खाने के लिए भोजन, खाद्य सामग्री, इलाज करने के लिए दवाइयाँ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और क्लोथ यानी कपड़ों के लिए फाइबर मिलता है, रेशे मिलते हैं. इसीलिए प्लांट्स को हमारा फ्रेंड कहा जाता है. और ग्रीन फ्रेंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए प्लांट्स को ग्रीन फ्रेंड्स कहा जाता है. हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए. और पेड़ों को लगाने के बाद उनकी देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी है. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने का सीधे सीधे मतलब है कि आपकी आवश्यकताओं की जल्दी से जल्दी पूर्ति होगी. धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमें उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा. अब जनसंख्या की नीड कैसे पूरी होगी? उसको भोजन, खाद्य सामग्री चाहिए तो प्लांट्स से चाहिए. ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए तो प्लांट्स चाहिए. मेडिसिन चाहिए, वो प्लांट से मिलती हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगाना चाहिए. जैसे कि हमें प्लांट से कॉटन मिलता है जिसके हम कपड़े बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, पर्दे, पिलोज़, बहुत सारे कामों में हमारा कॉटन यूज़ होता है. नेक्स्ट हमें अनाज मिलता है प्लांट से, जैसे ग्रेन्स, गेहूँ, चावल, दाल, बहुत तरीके की दाल मिलती हैं प्लांट से. अरहर की दाल, चिकपीस, ग्राम्स, ईटीसी. प्लांट से हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते हैं. प्लांट से हमें शुगर और टी मिलती है. शुगर हमें शुगर केन से प्राप्त होती है, गन्ने से. और टी एक प्रकार की पौधे की पत्तियां हैं जिनको सुखा के चाय की पत्तियां बनाई जाती हैं. मेडिसिन्स और ऑयल हमें प्लांट से मिलते हैं. और इमारती लकड़ियाँ जो हमारे फर्नीचर बनाने के काम आती हैं और ईंधन के रूप में लकड़ियों का यूज़ किया जाता है, ये सभी हमें प्लांट से मिलता है. So we know that most plants produce a large number of seeds. These seeds germinate and grow into a new plants. New plant can also grow from other parts of plant like stems, roots and leaves. In this chapter, we will learn how new plant grow from seeds and other parts of a plant. हम सभी जानते हैं कि most of the plants, अधिकतर जो पौधे होते हैं उनमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं और फलों से हमें बीजों की प्राप्ति होती है.
उनके अंदर से बीज निकलते हैं और यही बीज अंकुरित होकर जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनाते हैं। लेकिन बीजों के अलावा नया प्लांट और भी बहुत तरीक़ों से ग्रो हो सकता है। जैसे कुछ प्लांट्स के तने, जड़ें और पत्तियां भी धरती में, ज़मीन में लगाई जाती हैं और सॉइल में उनको लगाने के बाद एक नया प्लांट उग जाता है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक प्लांट के विभिन्न भागों से, उसके बीजों से, पत्तियों से, तने से कैसे हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। सो ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। एक नया प्लांट्स हम सीड से हम कैसे प्राप्त करेंगे एक नया प्लांट। अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज some seeds are eaten up by birds, rats and other animals. Some of them may get destroyed by wind and rain. Some do not get sufficient air, water and warmth. एक अकेले पौधे से कई सौ बीज निकल सकते हैं, बहुत सारे बीज उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ये सभी सीड एक नया प्लांट नहीं उगा पाते। क्यों नहीं उगा पाते, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि इनमें से कुछ बीज पक्षियों के द्वारा, चूहों के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा खा लिए जाते हैं। कुछ सीड बारिश और हवा की वजह से ख़राब हो जाते हैं और कुछ सीड्स को पर्याप्त हवा, गर्मी और पानी ना मिलने के कारण वो सीड नष्ट हो जाते हैं। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड होता क्या है, कैसा होता है, इसके कितने भाग होते हैं। सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अ सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड कोट एंड सेकेंड इज सीड लीव्स, कटलेडन्स। यस, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग तरीके के सीड्स होते हैं, अलग अलग साइज़ के सीड्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा संतरे का बीज कैसा होता है, सेब का बीज अलग होता है, और आप बेर खाते हैं या जामुन खाते हैं उनके बीज अलग होते हैं। या आपकी कोई दाल है, आपके घर में दाल बनती होगी, उनके बीज अलग होते हैं। अनाज, गेहूँ, चावल, इन सब के बीज अलग होते हैं। तो हर एक प्लांट का अलग अलग शेप का और अलग अलग साइज़ का सीड होता है, लेकिन हर एक सीड के जो पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे सीड कोट। सो व्हाट इज सीड कोट? The thick outer layer, the thick outer covering of a seed is called the seed coat. It protects the seed. On the side of the seed there is a scar. There is the place where seed is attached to the fruit. On the top of the scar there is a tiny hole. This hole allows water to enter inside the seed. बीज के बाहर का जो कठोर आवरण होता है, जो उसके बाहर का भाग होता है जिसके अंदर बीज होता है, वो सीड कोट कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा आप जाड़ों में लोग कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, तो जैकेट और कोट आपकी बॉडी को कवर कर लेते हैं। वैसे ही जो सीड होता है, सीड की बॉडी को ये सीड कोट कवर करता है। ये देखिए, ये सीड कोट है इसका। ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। इस सीड के एक साइड में स्कार होता है। ये साइड में एक इस तरीके से एक शेप होगी, ये स्कार है। ये ऐसा प्लेस है जहाँ सीड अटैच होता है। सीड कोट के अंदर स्कार से सीड जुड़ा होता है और स्कार के ऊपरी भाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा होल होता है यहाँ इसे। और इस स्कार से, इस होल से जो मॉइस्चर है मिट्टी के अंदर या फिर जो वाटर है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बीज तक, अंदर सीड तक पहुंचते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज सीड लीव्स। सीड लीव्स, cotyledons. Inside the seed coat, fleshy seed leaves or cotyledons are found. Food for the baby plant or embryo is stored in seed leaves. The baby plant lies between cotyledons. It contains baby root radicle and baby shoot plumule.
अब सीड कोट के अंदर कुछ फ्लैशी मुलायम सा एक भाग होता है जिनको सीड लीव कहा जाता है। दीज आर सीड लीव्स। सीड लीव को कॉटलेडन भी कहा जाता है। बेबी प्लांट के लिए, बेबी प्लांट जिसको एम्ब्रायो भी कहते हैं, उसके लिए फूड इन्हीं सीड लीव्स में स्टोर होता है। ये दोनों सीड लीव्स हैं। बेबी प्लांट इन दोनों के बीच में लाया करता है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। यस, इट इज़ बेबी प्लांट। बेबी प्लांट के निचले सिरे पर बेबी रूट होती है जिसको रेडिकल भी कहा जाता है, और इसके ऊपरी सिरे पर बेबी शूट जिसको प्लूम्यूल भी कहते हैं, बेबी शूट होता है। यहाँ बेबी रूट नीचे की तरफ ग्रो करके यहाँ से रूट्स निकलती हैं, ये नीचे की तरफ ग्रो होती है सॉइल में और यहाँ से रूट्स निकलती हैं, और बेबी शूट से एक नया प्लांट निकलता है। यस, दिस इज़ अ बेबी शूट। यहाँ से एक नया प्लांट निकलता है। ये बेबी शूट अपवर्ड ग्रो करता है। नेक्स्ट, cotyledons protect the baby plant. Seeds like gram, pea and bean have two cotyledons, are called dicot seeds. Seeds like rice, maize and wheat have only one cotyledons, are called monocot seeds. कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें दो कॉटलेडन्स, दो सीड लीव्स पाई जाती हैं। जैसे इस डायग्राम में भी आपकी दो सीड लीव्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो जिन सीड्स में दो कॉटलेडन्स या दो सीड लीव्स पाई जाती हैं उनको डाइकॉट सीड्स कहा जाता है, जैसे ग्राम, पी और बीन। आप ग्राम, पी, चने को या मटर को या कुछ फलियां हैं, अगर आप उनको तोड़ेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जब कोई भी बीज 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने पर डिवाइड हो जाए और उसमें आपको दो सीड लीव्स दिखें या 2 पार्ट दिखें बराबर, तो वो डाइकॉट सीड्स होते हैं। और जैसे चावल, गेहूँ या मक्का है, इनके बीजों को अगर तोड़ा जाए तो वो 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए इनको मोनोकोट सीड्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें केवल एक कॉटलेडन्स होता है या फिर एक सीड लीव होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ जर्मिनेशन ऑफ सीड? जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। When seeds gets enough water, air and sunlight, warmth, they grow into new plant. The growth of baby plant embryo within a seed to form seedling या young plant is called germination. Air helps the germinating seed to breathe. Water softens the seed coat, making it easy for the plantlet to come out. Sunlight provides the warmth for the activity of the cells during germination. जब किसी सीड को पर्याप्त मात्रा में जल, हवा और सूर्य की गर्मी मिलती है तो वह एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है। अतः एक ऐसा प्रोसेस जिससे सीड के अंदर का बेबी प्लांट या एम्ब्रायो एक नया यंग प्लांट बनाता है या एक नई यंग प्लांट में ग्रो हो जाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन को आसान से शब्दों में समझने के लिए आप कुछ बीजों को एक दिन के लिए भिगो के रख सकते हैं। भिगो के रखने के बाद आप देखेंगे कि उसके जो बीज के साइड में जो मैंने आपको बताया था स्कार होता है, स्कार से कुछ वाइट बर्ड्स निकलने लग जाएंगे। वो बर्ड्स बेबी शूट होगा, और उस बेबी शूट को, उस बर्ड्स को, उस पूरे सीड को, जो आपका सीड में से बर्ड निकला है, उसको आपने सॉइल में डग कर दिया, सॉइल में आपने लगा दिया। उसके बाद आपने वहाँ हल्का सा पानी छिड़क दिया ऊपर से। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि छोटा सा ऊपर ग्रीन कलर की पत्तियाँ दिखने लग जाती हैं। एक नया सीडलिंग निकल आता है और उस सीडलिंग से ही धीरे धीरे एक नया प्लांट बन जाता है। उस सीडलिंग से निकली हुई पत्तियाँ जैसे ही उन पर सनलाइट पड़ती है, उनको प्रॉपर एयर मिलती है और मिट्टी से उनको मॉइस्चर मिलती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है
और प्लांट को अपना खाना मिलने लगता है और वो ग्रो करने लगता है और धीरे धीरे एक नया प्लांट बन जाता है। देखिए इधर सीड था, सीड से फिर यहाँ पर ये जर्मिनेट हुआ सीड, फिर एक नया सीडलिंग बना और देन प्लांट। In the beginning of the germination, the seedling gets its food from the cotyledons. Pores in the soil allowed air to reach the seed. The roots come out first and grow downwards into the soil. Later, the shoot come out and grow upward towards sunlight. After using up the food stored in cotyledons, seedling gets water and nutrients from the soil. Newly formed leaves prepare the food for the growing plant. स्टार्टिंग में जब जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो सीडलिंग होता है, जो बेबी प्लांट होता है, वो अपना खाना कॉटलेडन्स से या सीड लीव्स से पाता है, जिनके बीच में वो बेबी प्लांट होता है लगा हुआ। वो दोनों जो पार्ट होते हैं सीड लीव्स, कॉटलेडन्स, वही उसको भोजन देते हैं। मिट्टी में उसको लगाने के बाद जो मिट्टी में छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, पोर्स में से होकर एयर उस सीड तक पहुंचती है, हवा। उसके बाद बेबी प्लांट में से बेबी रूट एंड बेबी शूट निकलना स्टार्ट हो जाता है। बेबी रूट सॉइल में नीचे की तरफ ग्रो होती है और बेबी शूट ऊपर की तरफ सीधे ग्रो होता है। बेबी रूट नीचे ग्रो होते होते जड़ बन जाती हैं, रूट बन जाती हैं और वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर लेती रहती हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। धीरे धीरे बेबी शूट भी ऊपर की तरफ धरती में से बाहर निकलने लग जाता है और जैसे ही उसकी छोटी छोटी पत्तियां धरती से बाहर निकलती हैं, उसको सनलाइट, एयर मिलने लगती है और इस तरीके से एक नया प्लांट ग्रो होता है। सो द सीड्स गेट एयर, वाटर एंड वार्मथ। सीड कोट, आफ्टर दैट सीड कोट टूट जाता है। जैसे ही सीड को प्रॉपर वाटर, एयर और गर्मी मिलती है, सीड कोट ब्रेक हो जाता है और बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है। देन रूट्स और शूट मीन्स स्टेम डेवलप होता है बेबी प्लांट में और एक नया सीडलिंग या यंग प्लांट बनता है। आफ्टर दैट प्लांट ग्रो होता है और लीव्स डेवलप हो जाती हैं और कॉटलेडन्स धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। जो सीड लीव्स जो अब तक उसको न्यूट्रिएंट्स, उसको खाना देती आई थी सीड को, अब वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं और गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड व्हाई द डिस्पर्जल ऑफ सीड इज नेसेसरी। यस, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. Dispersal of seed is necessary for the better growth of plants because if all the seeds fall at one place, they would not get sufficient nutrients, water, sunlight and space to grow. Dispersal of seeds, बीजों का फैलाव या प्रसार। कैसे बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है कि उसी स्पेसीज़ के दूसरे पौधे भी दूसरी जगह ग्रो हों, उगें। तो बीजों का फैलाव क्या होता है? एक मदर प्लांट से, एक मात्र पौधे से, यानी जो एक पौधा है उससे उसके बीजों का फैलाव बहुत दूर दूर तक होना बीजों का प्रसार कहलाता है। बीजों का अपने खुद के पौधे से, जिस पौधे से वो खुद निकले हैं, जिसके फ्रूट से वो निकले हैं, उससे दूर दूर फैलाव होना ही डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कहलाता है। डिस्पर्जल ऑफ सीड, बीजों का फैलाव बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्लांट की बेटर ग्रोथ के लिए बीजों का फैलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सारे सीड एक ही साथ एक जगह पर गिर जाएंगे, उनका फैलाव नहीं होगा, तो उन सारे बीजों को उस एक जगह गिरने के कारण ना तो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना ही वाटर मिलेगा, ना ही सनलाइट मिलेगी और ना ही उनको जगह मिलेगी कि वो प्रॉपरली ग्रो कर सकें। इसलिए बीजों का दूर दूर फैलना बहुत ज़रूरी है ताकि एक नया प्लांट हो तो उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। सो नाउ वी नो दैट प्लांट्स आर फिक्स्ड टू सॉइल एंड कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि प्लांट तो चल नहीं सकते, तो भाई प्लांट के जो बीज होते हैं उनका फैलाव कैसे होगा, कैसे उसका बीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा,
क्योंकि वो तो मूव नहीं करते, उनके पैर भी नहीं होते हैं. सो वी नो दैट प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल एंड कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. Therefore, nature has provided some methods by which the seeds of plants get scattered to large distances. Seeds are dispersed by wind, water, and animals, including human beings. These are called agents of dispersal. Some seeds also get dispersed by explosion of fruit. हम जानते हैं कि पेड़ या पौधे मिट्टी में फिक्स होते हैं, वो एक ही जगह लगे रहते हैं जहाँ आपने लगाया है, वो मूव नहीं कर सकते हैं जब तक आप उन्हें खुद से मूव नहीं कराएंगे, उन्हें खुद से उखाड़कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं रोपेंगे. इसलिए प्रकृति ने कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे मेथड्स खुद से जनरेट किए हैं, खुद से बनाए हैं कि प्लांट्स के जो सीड हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं और बहुत दूर दूर तक फैल सकते हैं. बीजों का एक जगह से दूसरी जगह फैलना आसान नहीं होता है. इसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे हवा, पानी, पशु पक्षी या जानवर, और इनमें मनुष्य भी आता है. मनुष्य, पशु पक्षी, हवा, पानी, ये सभी एजेंट ऑफ डिस्पर्जल कहलाते हैं. एजेंट ऑफ डिस्पर्जल मीन्स, क्योंकि ये डिस्पर्जल की प्रक्रिया को, डिस्पर्जल के प्रोसेस को पूरा करते हैं. इन्हीं के द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. कैसे जाते हैं वो अभी आप आगे पढ़ेंगे. सम सीड्स ऑल्सो गेट्स डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो इन सब एजेंट की उनको ज़रूरत नहीं होती है फैलाने के लिए. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो खुद से ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, खुद से ही डिस्पर्स हो जाते हैं. कैसे? जब कभी पेड़ पर जैसे या पौधे पर उसका फल लगे लगे बहुत ज़्यादा पक जाता है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है, सूखने के बाद वो उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, वो फट जाता है, और फटने के बाद उसके बीज बहुत दूर दूर तक फैलकर गिर जाते हैं. इस प्रकार एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स इज़ ऑल्सो responsible for dispersal. So now dispersal by wind, how it is possible? विंड के द्वारा, हवा के द्वारा डिस्पर्जल कैसे होगा, कैसे हवा बीजों को ले जाएगी? Some plants have very small and light seeds. These seeds also have wings or hairs. When wind blows, they are easily carried away from the parent plants, like madar, हिप्टेज एंड कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. कुछ प्लांट्स के सीड बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं. वज़न ना होने के कारण ये आसानी से हवा में उड़ सकते हैं. हवा के साथ, हवा के प्रवाह के साथ, तेज हवा के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. इन सीड्स में, इन बीजों में पंख या विंग्स या कुछ रेशे, कुछ रोए होते हैं. इन बीजों की सतह पर कुछ रोए पाए जाते हैं या कुछ बाल पाए जाते हैं. जब हवा चलती है तो ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं. पेरेंट प्लांट मतलब जिस प्लांट से ये निकले हैं. जैसे मदार, हिप्टेज, कॉटन के बीज विंड के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं. देखिए कॉटन सीड्स हैं. कॉटन में आपने देखा होगा, कॉटन का प्लांट, उसमें इतने रेशे होते हैं कॉटन पर, कॉटन इतने उसमें हेयर्स होते हैं, तो वो हवा के साथ उड़ सकता है आसानी से. हेयर इज़ ऑल्सो मदार सीड्स एंड दीज आर हिप्टेज सीड्स. हिप्टेज सीड में विंग भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको विंग्ड सीड्स कहा जाता है. और मदार सीड में भी बाल पाए जाते हैं. इन मदार सीड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टफ्ट ऑफ हेयर. सो नाउ सेकेंड मेथड इज डिस्पर्सल बाय वाटर. The lotus fruit has a spongy part and the coconut has thick fibrous coat which enable them to float on water. So when a coconut falls from a tree into water, it floats and travels with the water waves to far off places. लोटस के फ्रूट में, जो लोटस के अंदर फ्रूट होता है, लोटस फ्रूट में एक स्पॉन्जी पार्ट होता है, एक गद्देदार पार्ट होता है.
जिसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। वैसे ही जो कोकोनट होता है, आपने देखा होगा नारियल, नारियल के बाहर बहुत सारे रेशे होते हैं, बहुत सारे फाइबर होता है, बाल जैसे होते हैं, और वो उसको पूरा कोटिंग किए रहते हैं। इसी वजह से नारियल आसानी से पानी में गिरने के बाद पानी पर तैर सकता है। जब एक नारियल पेड़ से पानी में गिरता है, ये पानी पर तैरता हुआ पानी की लहरों के साथ साथ बहुत दूर दूर तक चला जाता है। सेम इसी तरीके से लोटस फ्रूट भी पानी की लहरों के साथ बहुत दूर दूर तक जा सकता है। इस प्रकार कुछ सीड्स डिस्पर्स होते हैं वाटर के साथ। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। Animals and human beings eat fruits like apple, mango and watermelon and throw away their seeds. These seeds, on getting favorable conditions, grow into new plants. Animals के द्वारा बीजों का फैलाव कैसे होता है? Animals या human being या birds, जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके बीज, या फिर हमने उसके बीज खाए हैं या बीज हमने नहीं भी खाए हैं, तो अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को इतनी समझ नहीं होती है, वो फ्रूट्स के साथ साथ उसके बीज भी खा जाते हैं। सो जब एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, फेसेस को वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उनके फेसेस में, उनके वेस्ट प्रोडक्ट में वो सब बीज निकल जाते हैं, और जहाँ जहाँ उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वहाँ वहाँ एक नया, उस बीज से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग जैसे फ्रूट खाते हैं हम, एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन या मस्क मेलन, तो हम उन बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं निकाल के। हम खाते तो नहीं हैं, लेकिन हम इधर उधर फेंक देते हैं या डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो जहाँ भी आपका कूड़ा जाता है या जहाँ भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जाते हैं, वहीं ये सीड्स एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए ऐसा नहीं है सारे ही सीड नया प्लांट ग्रो कर लें, केवल वही सीड्स एक नया प्लांट ग्रो करते हैं जिनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं ग्रो होने के लिए, जिनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। अगर सीड को प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वार्मथ, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी तो वो सीड कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा इन अ न्यू प्लांट। सो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक burdock, xanthium or cucumber, tiger nail and spear grass have hooks or spines. They get attached to the body of animals or clothes of human beings and are carried to other places. These seeds also grow into new plants. कुछ seeds जैसे burdock, xanthium, tiger nail and spear grass, इन सभी में कुछ कांटे होते हैं या हुक्स होते हैं। जैसे xanthium सीड है, इसमें कांटे हैं, टाइगर नेल सीड है और बर्डक सीड है, कुछ स्पाइंस हैं, इसमें हुक्स लगे हुए हैं। तो ये स्पाइंस और हुक्स एनिमल्स या बर्ड्स या फिर ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं, उनकी बॉडी से या उनके कपड़ों से अटैच हो जाते हैं और उनके साथ साथ एक नए प्लेस पर चले जाते हैं, और जहाँ भी ये उनकी बॉडी से या उनके क्लोथ से अलग होकर गिरते हैं, वहाँ ये सीड्स एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे आप कभी कहीं जंगल में गए हों या किसी झाड़ी में, आपने अपने स्कूल के आसपास, अपने स्कूल में कोई झाड़ियाँ हों, आप वहाँ गए हों, तो आपने देखा हो कभी आपके कपड़ों पर कुछ चिपक जाते हैं सीड्स। वो क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि उनके बॉडी सरफेस पर स्पाइंस होते हैं, हुक्स होते हैं। बहुत से एनिमल्स के ऊपर सीड चिपक कर आ जाते हैं। जब एनिमल ग्रेजिंग करते हैं फील्ड्स में, तो कुछ सीड उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। So these seeds dispersed by animals. Now dispersal by explosion. प्रस्फुटन के कारण या फ्रूट के फूटने के कारण डिस्पर्सल होना सीड्स का, अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। Some fruits burst open or explode when they become dry. The force of explosion helps the seeds to scatter away. This is called dispersal by explosion. Like poppy, pea and balsam seeds gets dispersed by explosion. कुछ फ्रूट बहुत ज़्यादा सूखने के बाद या पकने के बाद खुद ही फूटने लगते हैं या फट जाते हैं, उनमें एक्सप्लोड हो जाता है, और ये एक्सप्लोज़न इतनी तेज़ी से होता है कि
उस फ्रूट से निकलने वाले बीज बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, बहुत दूर दूर जाकर गिर जाते हैं। सो इस तरीके से एक्सप्लोजन के द्वारा बीजों का प्रसार होता है। जैसे पॉपी, मटर, ये इट इज़ अ पी। आपने देखा होगा पी प्लांट, जब पी बहुत दिन तक, बहुत टाइम तक वो अपने प्लांट से लगी रहती है, उसको कोई प्लांट से आप तोड़ते नहीं हैं, तो पी इतना ज़्यादा पक जाती है, वो इतना सूख जाती है कि वो खुद ही उसका बाहर का सीड कोर फट जाता है और ये इस तरीके से उसके बीजों का स्कैटरिंग हो जाता है। लाइक बाल्सम, बाल्सम भी सेम इसी प्रोसेस से एक्सप्लोड हो जाता है और उसके बीज इधर उधर गिर जाते हैं। सो नाउ we will learn about growing new plants from other parts of the plant. बीजों के अलावा क्या कुछ अदर पार्ट्स भी हैं कि उनके द्वारा एक नया प्लांट हम उगा सकें? चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम दियर वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. This method of growing plants from their vegetative parts is called vegetative propagation. So what is vegetative propagation? जब कोई नया प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब जो खाने योग्य होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं, जैसे रूट्स, स्टेम्स या लीव्स, इन पार्ट्स के द्वारा ग्रो हो, तो ऐसा मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स की आप रूट खाते हैं, कुछ की स्टेम भी खाते हैं, कुछ का लीव खाते हैं, तो ये सारे पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और इन वेजिटेटिव पार्ट्स से एक नया प्लांट ग्रो करने का मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। सो नाउ हम न्यू प्लांट, एक रूट से कैसे न्यू प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं? ऑफ कोर्स we can do this. Roots of some plants such as carrot, dahlia, beetroot, radish, turnip and sweet potato can produce new plant. Let us perform the following activity to see how does a new plant grow from a root. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनकी रूट खाई जाती है, जैसे कि कैरेट, डहेलिया, शलगम, गाजर, मूली, चकुंदर, शकरकंद, ये सभी जड़ें हैं जिनको हम खाते हैं और ये सभी जड़ें एक नया अपने ही जैसा प्लांट ग्रो कर सकती हैं। आपने देखा होगा कैरेट में नीचे के साइड में कुछ ऐसे फाइबर्स निकले होते हैं, वो सब क्यों? क्योंकि वो जड़ें होती हैं, उनको सीधे ज़मीन से निकाला जाता है और उनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। सो हियर इज़ अ एक्टिविटी दैट वी हैव अ एम टू ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. शकरकंद से हमें एक नया प्लांट, शकरकंद की जड़ से हमें एक नया प्लांट उगाना है. सो हाउ कैन इट पॉसिबल? मेथड क्या है? व्हाट इज़ द मेथड? टेक अ स्वीट पोटैटो and place it in a glass filled 3/4 of water with the help of some toothpick as shown in the figure given alongside. Keep this glass in an open space so that it can get fresh air and sunlight. After a few days, a new plant grows out of it. सबसे पहले हम एक ग्लास को 3/4 पार्ट उसके फिल करेंगे वाटर से, यानी 4th में से 3 पार्ट आपने ग्लास में पानी भरना है. उस पानी को ऐसी जगह रखना है जहाँ सनलाइट, सूरज की रोशनी, हवा पर्याप्त मात्रा में आती हो. उस पानी के अंदर शकरकंद में टूथपिक लगाकर, ताकि शकरकंद नीचे ना डूबे, पानी ऊपर ना निकल जाए उबल कर, तो इस तरीके से टूथपिक लगानी है कि वो शकरकंद ऊपर ही रहे लेकिन पानी में डूबा रहे, और टूथपिक को फंसाना है ग्लास के बॉर्डर पर. इसको ओपन स्पेस में रखने के बाद आप कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि एक नया प्लांट स्वीट पोटैटो का ग्रो होने लगेगा. ये नया प्लांट कहाँ से? स्वीट पोटैटो के साइड में बहुत सारे बर्ड्स निकले होंगे और बर्ड्स से एक छोटा छोटा नया प्लांट, लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा. सो इसलिए वी हैव अ कंक्लूजन, सम रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जड़ें भी एक नया पौधा
बना सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। सो नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। Underground stems like onion, ginger, and potato can grow into new plants. Potato and ginger have buds on their surface. Each bud grow into a new plant under suitable conditions. These buds of potato are called eyes. Any piece of a potato with an eye can grow into a new plant. आप सभी ने पोटैटोज़ देखे होंगे, आप सभी के घर में सब्ज़ी आती होगी, पोटैटोज़ देखे होंगे। सो पोटैटोज़ में एक मौसम में पोटैटोज़ में कुछ बर्ड्स निकले होते हैं, जहाँ छोटे छोटे बर्ड्स इस तरीके से निकले होते हैं, उनमें ग्रीन और या येलो कलर के भी हो सकते हैं। इस तरीके से बर्ड्स निकले होते हैं। अगर इन बर्ड्स वाले पार्ट को काट कर आप सॉइल में लगा दें तो उस हर एक बर्ड से एक नया प्लांट निकलने लग जाता है और धीरे धीरे एक नया पोटैटो प्लांट निकल जाता है। सो इस तरीके से एंड पोटैटो इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम। इसी तरीके से आप प्याज में आपने देखा होगा, जो प्याज का नीचे का भाग होता है उसमें कुछ ग्रीन कलर के बर्ड्स निकले होते हैं। अगर आप उस भाग को काट कर ज़मीन में लगा दें तो कुछ दिन बाद प्याज का नया पौधा निकल आता है। उस प्याज की हरी सब्ज़ी बनाकर भी खाई जाती है। तो इसी तरीके से जिंजर का भी आप नया पौधा बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। तने से एक नया पौधा कैसे निकाल सकते हैं, ये सब आपने बहुत बार देखा होगा। इन सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट एंड शुगर केन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल पीसेज ऑफ स्टेम of the parent plant. These pieces are called stem cutting and they have 1 or 2 buds on them. If you plant a stem cutting into the soil, after a few days it grows into a new plant as shown in the figure given below. कुछ प्लांट जैसे कि गुलाब, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट, गन्ना, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके स्टेम को अगर हम काट के ज़मीन में लगा दें, सॉइल में लगा दें, तो एक नया प्लांट अपने पेरेंट प्लांट के ही जैसा एक नया प्लांट ग्रो होता है। आपने देखा होगा गुलाब के तने को अगर काट के लगाए जाएं, जिसको कलम भी कहते हैं, गुलाब के तने को काट कर अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें से कुछ उसके तने में से बर्ड्स निकलते हैं और बर्ड्स इस तरीके से यहाँ से ये बर्ड्स इस तरीके से निकले होते हैं, कुछ ग्रीन छोटे छोटे बर्ड्स, और इन्हीं बर्ड्स से नई लीव्स निकल जाती हैं, नया पेटियोल्स के थ्रू लीव्स निकलने लग जाती हैं और धीरे धीरे ये एक प्लांट में डेवलप हो जाता है। सेम आपने शुगर केन, गन्ना देखा होगा खेतों में। गन्ने को कई पार्ट्स में डिवाइड करके गन्ने के स्टेम को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और गन्ने के स्टेम पर जहाँ आई बनी होती है, जहाँ आँख बनी होती है, कुछ उभरा हुआ भाग होता है गोल गोल, उस आई के पास से काट के उसको पूरा स्टेम तैयार किया जाता है और उस स्टेम को सॉइल में गाड़ा जाता है और उसके ऊपर से सॉइल को कवर किया जाता है। सॉइल में रखने के बाद कुछ दिन बाद देखते हैं कि वहाँ से छोटे छोटे प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं शुगर केन की। तो इस तरीके से हम स्टेम से भी एक नया प्लांट, उसी के जैसा एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड इज न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स। पत्तियों से एक नया प्लांट कैसे बनता है? प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम हैव बर्ड्स ऑन द एजेस, मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स. When such leaves are kept in the moist soil, these birds produce new plant, as shown in the figure. कुछ प्लांट जैसे ब्रायोफाइलम, इनकी पत्तियों में किनारों पर, इनके मार्जिन्स पर कुछ बर्ड्स निकले होते हैं लाइक दिस। ये आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, मार्जिन्स थोड़ा कटे हुए किनारे हैं। इन्हीं बर्ड्स को, इन्हीं पत्तियों को अगर हम सॉइल में लगाएं तो धीरे धीरे यही पत्तियां, इन्हीं पत्तियों से जो बर्ड्स निकले हैं वहाँ से एक नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इस इन्हीं मार्जिन से ये जो बर्ड्स निकले हुए हैं, आप सब देख पा रहे हैं ग्रीन कलर के बर्ड्स, ये बर्ड्स एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए इधर
So next, new plants from spores. Some plants such as ferns, mosses do not have flowers. They do not produce seeds. They produce tiny spores and each spore can grow into a new plant. In ferns, spores are present in a special structure called sori on their leaves. कुछ प्लांट्स जैसे कि फर्न और मूजेस में फ्लावर्स नहीं आते हैं. फर्न्स के पौधे पर कभी फ्लावर नहीं आता है, इसलिए इनमें से बीज भी नहीं निकलते हैं. बट फर्न के प्लांट में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं. इनकी पत्तियों पर छोटे छोटे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर पत्तियों के ऊपर, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को सोरी कहा जाता है. और इन्हीं सोरी से, इन्हीं स्पोर्स से एक नया प्लांट जर्मिनेट होता है. इन्हीं सोरीज़ के ऊपर से एक नया प्लांट निकलता है. सो इस तरीके से जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स होता है. दीज आर स्पोर्स, और ऐसे जर्मिनेट हो रहे हैं. इनमें से बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाता है और नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं. सो अभी हमने ये सब सीखा, ये सब पढ़ा कि कैसे एक प्लांट के अलग अलग पार्ट से हम एक नया प्लांट बना सकते हैं. सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर. व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? वी ऑल नो दैट अवर कंट्री इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री. सो एग्रीकल्चर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. चलिए, लेट अस स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर. इन आवर डेली लाइफ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, fruits, pulses, meat, eggs, etc. We also wear different type of clothes. We get all these things from plants and animals. To get these things in sufficient quantities, a large number of plants and animals are needed. The mass production of plants for food and other purposes is called agriculture. Here, we are only discussing the agriculture activities related to plants. Various stages of agriculture are as follows. हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में हम बहुत तरीके का खाना खाते हैं. उस खाने में वेजिटेबल भी हो सकती हैं, फल हो सकते हैं, दालें, मीट, अंडा, बहुत सारी चीज़ें, फाइबर्स हो सकता है. तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? We get these all things from plants. Apart from this, we also wear clothes. हम बहुत तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं. कुछ लोग रेशमी कपड़े पहनते हैं, कुछ कॉटन, कुछ नायलॉन, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े. तो ये सब जो कपड़े होते हैं, ये सब भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं. सो वी अंडरस्टैंड दैट वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन सभी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ी संख्या में हमें प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरत होती है. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए, उगाने चाहिए, और एनिमल्स की भी देखभाल करनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा कैटल्स को हमें रखना चाहिए. टू गेट द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर पर्पजेज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. खेती, कृषि क्या होता है? खाने और दूसरे पर्पस जैसे कि दवाइयाँ हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, खाद्य सामग्री, या फिर रेशे जो हमारे काम आते हैं जैसे कपास, जूट, इन सभी का एक बड़े पैमाने पर उगाया जाना खेती कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है. खाने और दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक बड़े पैमाने पर पौधों का उगाया जाना एग्रीकल्चर या कृषि कहलाता है. यहाँ हम कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो दीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें कोई क्रॉप या कोई भी हमें प्लांट्स उगाने के लिए हमें प्रॉपर सॉइल मटेरियल चाहिए होता है. हमारी सॉइल की स्ट्रक्चर, टेक्सचर कैसी है, वो सब भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें आवर फर्स्ट स्टेप इज़ प्लॉइंग, and second is manuring, third one is sowing seeds,
एंड फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ इज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फसल उगाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने खेत को, उस ज़मीन को, मिट्टी को जोतना पड़ता है, उसको पलटना पड़ता है। इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल। सेकेंड इज मैन्योरिंग, मैन्योर इज एडेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। थर्ड वन इज सोइंग सीड्स, हेल्दी सीड्स आर सोइन इन द सॉइल, plants grow from seeds. After that, irrigation, it supplies sufficient water to plants for growth. Next is spraying pesticides, it kills the pest and protects the crops. And last one is harvesting, when the crop is ready it is cut and gathered. First of all हमें भूमि को जोतना पड़ता है ताकि मिट्टी अच्छी तरीके से पलट सके, लूज़ हो सके। उसके बाद मिट्टी में खाद मिलाना पड़ता है ताकि खाद मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर सके। खाद मिलाने के बाद मिट्टी में बीजों को बोया जाता है और बीज भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। बीज बोने के बाद उसमें से प्लांट्स निकलते हैं। अब प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भूमि से मिल जाते हैं, लेकिन वाटर के लिए हमें सिंचाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है ताकि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। आफ्टर दैट हमारी फसल में, हमारे पौधों में कुछ कीटाणु, कुछ कीट पतंगे उसको नष्ट करने के लिए लग जाते हैं। इसलिए इन सभी कीटाणुओं से, इन सभी कीट पतंगों से, इन पेस्ट से अपनी फसल को बचाने के लिए हमें अपनी फसल में पेस्टिसाइड या कीटाणुनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। आफ्टर दैट जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको काट कर इकट्ठा कर लिया जाता है। आपका प्रोसेस यहीं कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद भी, इकट्ठा करने के बाद अपनी फसल को कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? फसल, क्रॉप क्या है, फसल क्या है? सो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट अ लार्ज ऑन अ लार्ज स्केल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड अ crop. For example, crop of wheat means all plants grown in the field are of wheat. Yes. एक ही समय पर, एक ही जगह पर, बड़े पैमाने पर एक ही तरीके के पौधों का उगाया जाना फसल कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। जैसे कि आप अगर गेहूं की फसल को देखेंगे तो पूरे खेत में आपको गेहूं के ही पौधे दिखाई देंगे। बड़े पैमाने पर, एक ही समय पर, एक ही जगह पर, एक ही प्रकार के पौधों का उगाया जाना फसल कहलाता है। ऐसा तो नहीं है कि 2 पौधे गेहूं के हैं, 2 चावल के, या 2 सूरजमुखी के, 2 गन्ने के। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि फसल में एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा चावल के खेत में, धान के खेत में धान के पौधे होते हैं और गेहूं के खेत में गेहूं के ही पौधे दिखाई देते हैं। फसल को उगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सॉइल। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट सॉइल। द सॉइल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड सीजन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। लेट अस सी हाउ। Soil is an important factor for the growth of plants. A crop grows well in one kind of soil but poorly in another. For example, rice and jute grow better in loamy and clayey soil which can hold plenty of water. Wheat need alluvial soil rich in humus. Cotton plants grow best in the black soil. Jowar and bajra are grown in sandy soil found in Rajasthan. एक पर्टिकुलर प्लेस की जो सॉइल है या जो सीज़न है वो हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ को और उसके विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कैसे? किसी भी पौधे को या किसी भी फसल को उगाने के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है, और वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए यह उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अगर एक फसल के लिए एक तरीके की मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है तो हो सकता है वही फसल दूसरी तरीके की मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं उग पाए।
जैसे कि चावल और जूट की खेती के लिए लोमी और क्लेई सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि चावल को और जूट को बहुत ज़्यादा नमी की, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। इसलिए लोमी और क्लेई सॉइल में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी को रोक के रख सकती है, पानी को होल्ड कर सकती है। दूसरी तरफ गेहूं के लिए एल्यूवियल सॉइल उपयुक्त मानी जाती है, बिकॉज एल्यूवियल सॉइल में ह्यूमस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एल्यूवियल सॉइल उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसीलिए गेहूं की खेती के लिए एल्यूवियल सॉइल बेस्ट होती है। कॉटन प्लांट को उगाने के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ कॉटन के पेड़ उगाए जाते हैं। उसी प्रकार ज्वार और बाजरा रेतीली मिट्टी में अच्छी प्रकार उगते हैं। रेतीली मिट्टी जैसे राजस्थान की तरफ आप जाएं तो राजस्थान में देखेंगे आप कि रेत वहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो ज्वार और बाजरा रेतीली मिट्टी में अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। And next, tea plants need moist soil of hilly regions like Assam, Darjeeling and the Nilgiris. Maize plant needs alluvial soil to grow. Coconut trees grow well in coastal areas having sandy soil. चाय के पौधे मोस्टली हिली एरियाज़ में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे असम, दार्जिलिंग और नीलगिरीज में, क्योंकि वहाँ की मिट्टी नमी युक्त होती है, वहाँ की मिट्टी में नमी पाई जाती है। और टी प्लांट्स को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए नमी युक्त मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसलिए आपने देखा होगा चाय के बागान, चाय के बाग आसाम में, दार्जिलिंग में और नीलगिरीज में पाए जाते हैं। उसी प्रकार मक्का के पौधों को एल्यूवियल सॉइल उपयुक्त मानी जाती है। मक्का के पौधों को उगाने के लिए, मक्का की फसल को उगाने के लिए एल्यूवियल सॉइल जहाँ पाई जाती है वहाँ मक्का के पौधे उगाए जाते हैं। जबकि नारियल के पेड़ आपको तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, जहाँ की मिट्टी रेतीली होती है, जैसे गोवा बीच आप जाएंगे, मुंबई बीच या फिर केरला, आप वहाँ देखेंगे कि आप बहुत अधिक मात्रा में समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि नारियल के पेड़ तटीय क्षेत्रों में, समुद्री तटीय क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रकार उगते हैं। सो नाउ सेकंड मेन फैक्टर दैट इज अफेक्ट द क्रॉप इज सीजन। व्हाट इज सीजन? सीजन क्या होता है? अ पर्टिकुलर क्रॉप मे ग्रो वेल इन वन सीजन and may not grow that well in another season. So, different crops are grown in different seasons. एक क्रॉप को आप एक सीज़न में अच्छे से उगा सकते हैं, जबकि दूसरी सीज़न में उसी क्रॉप को अच्छे से नहीं उगाया जा सकता। इसीलिए सीज़न भी क्रॉप की डेवलपमेंट और क्रॉप की ग्रोथ के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होते हैं। जैसे crops that are grown from June to October are called kharif crops. Rice, maize and cotton are kharif crops. These crops depends on the monsoon rains. Weather crops that are grown from November to April, it means winter, are called rabi season. Wheat, gram and pea are rabi crops. These crops do not depend on the monsoon rain. ऐसी क्रॉप जो जून से अक्टूबर के महीनों के बीच में उगाई जाती है, ऐसी क्रॉप जो जून के महीने से अक्टूबर के महीने के बीच में उगाई जाती है या गर्मियों में उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप कहलाती है। जैसे चावल, मक्का, कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, ये खरीफ की फसल कहलाती हैं और ये फसलें मानसूनी बारिश पर निर्भर करती हैं। जबकि ऐसी क्रॉप जो नवंबर के महीने से अप्रैल के बीच में उगाई जाती हैं, मतलब सर्दी के महीने में उगाई जाती हैं, राबी की फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, ये सभी राबी की फसल हैं और ये फसलें मानसूनी बारिश पर डिपेंड या निर्भर नहीं करती। सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स and what is the good measurement of storage of grains? Birds, squirrels, moles, pests like locusts, caterpillars and grasshoppers damage the crops.
Various plant disease also affect the crops. So, crops need protection from them before and after harvesting. पक्षी, गिलहरी या चूहे, टिड्डे, गिलहरी ये सभी आपकी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, या तो ये इस क्रॉप को खाते हैं या नष्ट कर देते हैं। इसी के साथ साथ प्लांट्स की कुछ बीमारियां भी होती हैं जो आपकी फसल को अफेक्ट करती हैं। सो क्रॉप्स को भी सुरक्षा की, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पकने से पहले और पकने के बाद भी। फार्मर्स स्प्रे वेरियस पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स from insect and other harmful pests. They protect the crops from grazing animals by proper fencing. Scarecrows are kept in the crop field to scare away birds. Grains and seeds should be stored properly after harvesting the crops to protect them from rats, insects and other animals. Animals से, rat से और insect से, कीड़े मकोड़ों से, पक्षियों से, इन सभी से अपनी फसल को बचाने के लिए किसान कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं ताकि इनकी फसल इन सभी कीट पतंगों से बच सके। अपनी क्रॉप को, अपनी फसल को जानवरों के द्वारा चरने से बचाने के लिए किसान उसके चारों तरफ फेंसिंग, दीवार भी करवाते हैं। कुछ खेतों में आपने देखा होगा एक पुतला बना के खड़ा कर दिया जाता है। ये पुतला पक्षियों को डराकर भगाने के लिए खड़ा किया जाता है ताकि इसको देखकर पक्षी भाग जाएं और क्रॉप को खराब ना करें, ग्रेन्स को ना खाएं। इसीलिए आफ्टर हार्वेस्टिंग और बिफोर हार्वेस्टिंग हमें क्रॉप को इन सभी तरीक़ों से बचाने की ज़रूरत है। ग्रेन्स को, जो अनाज हैं या जो बीज हैं, उनको अच्छे से स्टोर करने की ज़रूरत है। उनको अच्छे से स्टोर करने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है जिससे एनिमल्स उस फसल को नहीं खाते हैं, उन अनाज को नहीं खाते हैं। सो हेयर नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। वीडियो को क्लोज करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।